गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा, डिब्रूगढ़ आसाम से। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार। वो एचओडी हैं, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी, नारायणा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में वो कार्यरत हैं। उनसे आज कोरोना वायरस के ऊपर कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक्चुअली कोरोना वायरस क्या है, वो जबकि एक सुपर स्पेशलिस्ट है, जाने माने सर्जन है इंडिया के बाहर भी उनका काफी नाम है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये कोरोना वायरस क्या है, इससे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, और कोरोना वायरस के साथ या हम लोग को कैसे आगे अपना जो काम है वो आगे हम लोग को बढ़ाना है। गुड इवनिंग सर, वेलकम। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ। और मैं सारे दर्शकों से नमस्कार करता हूं, खास करके असम के लोग। मैं भी आ चुका हूं आपके यहाँ डिब्रूगढ़। नमस्कार सर। सबसे पहला जो मेरे आपसे सवाल है, कोरोना क्या है? व्हाट इज कोरोना? इज इट न्यू टू मैनकाइंड? क्या ये नया चीज है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आज डॉक्टर के अलावा सभी लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना और ये सोच लिया कोई दानव जैसी कोई चीज है, जो नई चीज आ गई है। ऐसा नहीं है। कोरोना मीन्स क्राउन, जैसे मुकुट होता है, सर पे मुकुट होता है, राजा के जमाने में आप देखते थे, उससे, या सूरज को आप जैसे समझ सकते हैं, जो रेज निकले होते हैं, उस तरह का जो वायरस होता है, उस वायरस फैमिली को कहते हैं कोरोना विरिडी फैमिली। और ये वायरस की फैमिली बहुत पुरानी फैमिली है, कोई नई फैमिली नहीं है। लेकिन इस बार जो कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, जो वायरस से संक्रमण चल रहा है, इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया। मतलब नया। नया क्या है? जिन लोगों ने नाम सुना होगा, पहले सार्स की एक बीमारी 2003 में आई थी, वो भी कोरोना वायरस की बीमारी थी। उसी फैमिली का एक नया वायरस आया, जो माना जा रहा है कि वुहान सिटी चीन से स्टार्ट होकर पूरे विश्व में फैल गया, वैश्विक महामारी मीन्स पैंडेमिक कराया। इसलिए इसका नाम दिया गया सार्स कॉव 2। सार्स जैसा है, कोरोना वायरस 2 मतलब दूसरा, जो 2019 में आया। और इससे होने वाली बीमारी का नाम दिया गया कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस से होने वाले डिजीज, डी फॉर डिजीज, 2019 का 19 लिया गया, इसलिए इसका बीमारी का नाम है कोविड-19। तो वायरस की फैमिली नई नहीं है, ये वायरस जरूर नया है। सर, बहुत अच्छा बात बताया आपने। और दूसरा मेरा सवाल है, ये कोरोना वायरस पेंडेमिक क्या खत्म होगा या ये हमेशा रह जाएगा? पेंडेमिक का मतलब होता है जो वैश्विक महामारी हो जाए। दूसरा एक शब्द होता है एपिडेमिक, और तीसरा शब्द होता है एंडेमिक। तीनों को समझना है। जब विश्व में कई देश अगर किसी संक्रामक बीमारी से अगर पीड़ित हो, तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। जब आपके एरिया में कोई बीमारी जितनी हो रही थी उससे तादाद ज्यादा हो जाए, तो एपिडेमिक। तो ये वायरस ही नया था, तो इससे अगर 4 केस भी हो तो एपिडेमिक माना जाएगा। और एंडेमिक उसको कहते हैं जो बीमारी आपके एरिया में ऑलरेडी रहती है और एक्सपेक्टेड जितना केस हर साल होता था उससे ज्यादा ना हो, उसको एंडेमिक। जैसे इंडिया के लिए मलेरिया एंडेमिक हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया एंडेमिक बीमारी है। और जब इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए पिछले साल के मुकाबले इस साल, तो उसको एपिडेमिक कहेंगे। तो पहले बात आते हैं पेंडेमिक पे। क्या पेंडेमिक खत्म होगा? बिल्कुल ठीक बात है। पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में जितनी बीमारी फैली है ये रुक जाएगी, पेंडेमिक खत्म होगा। लेकिन कोरोना वायरस क्या हमारे बीच से, हमारे समाज से चला जाएगा? नहीं। आज तक की हिस्ट्री में देखा गया मेडिकल इलनेस में मेजॉरिटी वायरस जितने भी आए, वो हमारे समाज में कहीं न कहीं इनएक्टिव या डीएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। कुछ वायरस का रिप्लेसमेंट हुआ है। रिप्लेसमेंट मतलब है कि खत्म नहीं हुआ। जैसे पोलियो वायरस, हम मानते हैं पोलियो बीमारी का उन्मूलन हो गया, लेकिन पोलियो वायरस क्या हुआ, जो ओरल पोलियो वैक्सीन देते थे, उससे वैक्सीन वाला वायरस, वाइल्ड वायरस, जैसे पोलियो होता तो उसको रिप्लेस कर दिया हमारे वातावरण में। तो ये वायरस आपके बीच, हमारे बीच रहेगा ही। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि या तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाए, हमें संक्रमण अगर इन्फेक्शन हो भी तो हमारी हालत अति गंभीर ना हो और जान का कोई खतरा ना हो। इतना ही अंतर है। ठीक है सर। और एक चीज जो अभी हम लोगों के मेडिकल फ्रेटर्निटी के दिमाग में एक चीज आ रहा है कि जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं ये एक पेंडेमिक है, लेकिन भारत के साथ प्राय देशों में ये देखा गया है कि इसको एक डिजास्टर माना गया है, और इंडिया में तो इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डाला गया है।
जबकि हम लोग जब स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे उस समय हम लोग जानते थे कि डिजास्टर का मतलब जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, उस सबको डिजास्टर बोला जाता है। तो एक पेंडेमिक या बीमारी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डालना या डिजास्टर समझ लेना, कहाँ तक कि वो साइंटिफिक उसका क्या वो आप थोड़ा हम लोग को बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये इस सवाल की उम्मीद मैं एक डॉक्टर से ही कर सकता हूं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है उनको इतनी गहराई में बात समझ में नहीं आएगी। डिजास्टर मतलब त्रासदी, कोई भी ऐसी त्रासदी, सुखाड़, बाढ़, भूकंप, इस तरह की कोई चीज हो जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मैनेज आप कर सकते हैं। लेकिन संक्रामक बीमारी के लिए ऑलरेडी हमारे कानून में एपिडेमिक एक्ट मैनेजमेंट का अलग एपिडेमिक सेक्शन बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि जो इसको हैंडल कर रहे हो, कौन हैंडल कर रहा है? डॉक्टर नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो डीएम, एसपी, एसएसपी लॉ एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन एपिडेमिक मतलब संक्रामक बीमारी का किस तरह से फैलाव होता है, किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, किस तरह से बाकी एक दूसरे जिले से दूसरे जिले में जाने में इसको काबू कर सकते हैं, इसकी बीमारी का इलाज का एक्चुअल कोई इलाज नहीं है तो किस तरह से इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके निकाले, ये सारा एक डॉक्टर बोर्ड का काम होता है। लेकिन अफसोसवश हमारे यहाँ जो सिस्टम है, डॉक्टर बैकयार्ड में है, डॉक्टर को मजदूर की तरह या एक टूल की तरह, मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑर्डर या डिसीजन डीएम या नेता बना रहे हैं। ये चिंताजनक विषय है, आज के लिए नहीं, आने वाले भविष्य में भी बहुत चिंता का विषय बनेगा। अगर स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण नॉन डॉक्टर्स करेंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा। और ये वर्ल्ड ने देखा है, जब जब स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण डॉक्टर के हाथ से बाहर गया है, तब तब स्वास्थ्य सेवाएं आपकी पतन में गई है, पाताल में गई है, गर्त में गई है। ये सही समय है, नीति निर्धारक इस पे सोचें और इस पे काम करें। सर, मेरा अगला सवाल भी इसी टॉपिक पे है कि सिचुएशन जो अभी इतना खराब है, या जैसा मीडिया में बताया जा रहा है कि सिचुएशन अभी बहुत खराब है, ये क्या इसलिए हुआ है क्योंकि जो सारा कमांड है या सारा जो मैनेजिंग है वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में है? देखिए, पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा सकता, लेकिन पार्सली यस। पार्सली यस का मतलब क्या है कि कई स्टेप्स पे हम एक्ट कर सकते थे, जिसको वाद विवाद, राजनीतिक तो बहुत सारी होती है जिसमें वाद विवाद में उठा भी कि जो बाहर से आने वाले लोग थे उनको फ्री एंट्री कंट्री में ना देके, जैसे ताइवान ने मॉडल लिया कि आप उनको क्वारंटीन में रख के तब कंट्री में एंट्री दीजिए, ताकि हमें पता चले संक्रामक बीमारी से जो ग्रसित है पहले क्वारंटीन में हो, डिटेक्ट हो, वहां पे रिकवर हो, एंटीबॉडी उसके अंदर तैयार हो, फिर जाके हमारे कंट्री में करे। पहली गलती थी। यहाँ तो सर इंडिया में तो सर फॉरेनर्स मार्च के 3rd वीक तक आ ही रहे थे, कोई क्वारंटाइन हो ही नहीं रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जो समस्या हुई, जिनको आप टेस्टिंग, सो कॉल्ड स्क्रीनिंग, सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आज भी वो मौकरी लग रही है देख के। आपने देखा होगा लेजर थर्मामीटर यहाँ रख के टेम्परेचर चेक करके लोगों को अंदर आने दिया जाता था। अब देखिए कितनी फनी बात है कि कोरोना का अगर संक्रमण आपको हुआ तो कम से कम 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के बाद आपको बुखार आता है, लेकिन कोई व्यक्ति का टेम्परेचर लेके आप डिसाइड कर ले रहे हैं कि कोरोना संक्रमण नहीं है इसको, और उसको सिटी में अंदर आने दे रहे हैं। तो ये तो मेथड ही खराब है। अब जब इंडिया में आया तो इंडिया में क्या आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 100 में से 80 लोग एसिम्टोमेटिक हैं। असिम्टोमेटिक मतलब कोई लक्षण उनको मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब 20 लोगों को बुखार आ रहा है, 80 लोग ऐसे आपके निकल के आ रहे हैं, संक्रमण बीमारी को लेके आपके सिटी में घुस रहे हैं। तो तरीका गलत था, जो कि आज भी फॉलो हो रहा है। तो पहले तो वहां से फैला। फिर जब आप लॉकडाउन करते हैं तो लॉकडाउन में कई विवाद आए, क्या ऐसे लॉकडाउन नहीं होता है, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं हुई? बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन ऐसे ही होता है, इन 1 डे लॉकडाउन करना होता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में जो गवर्नेंस में है, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में नेता हैं, डीएम है, उनको क्या करना होता है? उनको पता है कि लॉकडाउन आप करने जा रहे हैं, आपको तैयारी ये करनी है मजदूर का पलायन ना हो। मजदूर से मतलब है व्यक्ति के पलायन से क्या होगा? ये कोरोना वायरस को लेके एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की, एंटीसिपेट नहीं किया। लाखों की संख्या में जब लोग माइग्रेट होंगे तो बीमारी कंटेन नहीं हो सकती, मतलब एक जगह नहीं रह सकती, फैलने लगेगी। वही हुआ हमारे कंट्री में। तीसरी बात, टेस्ट बहुत डिले हुआ। जब आपको मालूम था कि चीन में बीमारी फैल चुकी है, आपके यहाँ लोग आ ही रहे हैं, तो टेस्ट की हमें तैयारी बहुत पहले करनी चाहिए था। आपने सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, रैपिड टेस्ट किट में घपला चीन का सुना।
तो तब तक हम किट पे ही बार्गेनिंग मोड में चल रहे हैं, हम और उस सर मोड में आए नहीं। इनिशियली जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज कर रहे थे, जहां तक मुझे मालूम है, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड के थे, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही वो लोग बिल्कुल डिटेक्ट कर पाते थे। बिल्कुल, आपके पास सही जानकारी है। इंडस्ट्रियल थर्मामीटर हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो टायर की फैक्ट्री में, रबर की फैक्ट्री में टेम्परेचर नापने का काम आता है। वो बॉडी थर्मामीटर नहीं था, जो हमारे जी पास सर। इतने थर्मामीटर उपलब्ध नहीं थे। तो इन सब जगहों पे क्यों दिक्कतें आई, अगेन बात वही आ जाती है। वातानुकूलित तापमान वाले कमरे में बैठ के अगर नीति निर्धारण होगा, जिनको मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं पता है, और वो डिसाइड करेंगे कि कैसे स्वास्थ्य सेवा चले पूरे देश की, तो हालात यही होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, आप सोच रहे होंगे फिर कुछ तो डॉक्टर हैं एडवाइजरी बोर्ड में। सर देखिए, उन डॉक्टरों का क्या एक्सपर्ट हैं इसके मैनेज करने के लिए? उन्होंने देखा था हमारे यहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट की क्या कमी है, कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर की कमी थी, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर, उनसे आपने सलाह लिया। और कोरोना मैनेजमेंट एक पहलू था, दूसरा पहलू था जब कोरोना बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो भी बढ़ना है आगे भी, उस समय बाकी बीमारियों का इलाज कैसे होगा, जैसे अति गंभीर बीमारी, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी का फेलियर, इसका इलाज कैसे होगा? लोग इग्नोर करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में डेंटल प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को अंदाजा नहीं है। आपने क्या कोई तैयारी की? डेंटल फेटर्निटी के डॉक्टरों के लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था उपलब्ध है? उनका पूरा पूरा काम एरोसोल रिलेटेड है, मतलब माउथ को ओपन करके ही काम करना है। एरोसोल जब निकलेगा तो किस तरह से डेंटल के डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस चलाएं? क्योंकि डेंटल के बीमारी को दांत की बीमारी कह के छोटा समझ लेना बहुत बड़ी मूर्खता है, और और इसमें सर भी और सर भारत में डेंटल की जागरूकता बात कमी है। निकला है, तो अभी अभी जैसे हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में है डेंटल के, अगर जी कहीं हम लोग की क्लिनिक से अगर ऐसा हुआ कि हम लोग के थ्रू स्प्रेडिंग हुआ है, तो हम लोग के ऊपर आईपीसी के धारा 360 लगाया जाएगा। तो ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए कहूंगा कि अगर डॉक्टर को इस तरह की धाराओं में आप डालना चालू करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि यू आर किलिंग द कंट्री, यू आर किलिंग द सिस्टम ऑफ द कंट्री। बहुत क्लियर बात क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज सुरक्षित हो, सेफ हो। दूसरा, उस मरीज से सबसे पहले संक्रमण किसको होगा? डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या उसकी फैमिली नहीं है? उसकी अपनी जान नहीं है? अपनी जान को खतरे में डाल के वो चाहेगा संक्रमण फैलाना? लेकिन आप रोक नहीं पाए। पूरे देश में जब कोरोना फैल गया, तो उसमें इन्फेक्टेड मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है, उस पर धारा भी लगाएंगे। अगर इसमें डॉक्टर कह देता हम इलाज नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? डिक्टेटरशिप से हेल्थ केयर नहीं चलता है। हेल्थ केयर को समझना होगा। हेल्थ केयर को इतनी आसानी से मत लीजिए। 2+2 4 नहीं होता है हेल्थ केयर में। गणित नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है। हेल्थ केयर को समझने के लिए जब डॉक्टर बनता है ना, तो हैरिसन और बेली लव जैसी मोटी किताबें जो सीने पे रख के सो जाता है, जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, जरा एक दिन अपने छाती पे इस किताब को रख लें, आपको समझ में आ जाएगा मेडिकल की पढ़ाई क्या होती है। डॉक्टर पे कोई भी दफा आप लगा देंगे, आपको कानून की जानकारी है या नहीं है, ये अफसोस का विषय है। और इसी कारण से जब यहां से डॉक्टर जाते हैं, तो आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों ना हो ब्रेन ड्रेन आपका? जब डॉक्टर की इज्जत यही है, आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, डॉक्टर साहब क्या समस्या है, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं, पूरे देश के सभी डॉक्टर वॉलंटियर करके आपको कोऑपरेट करेंगे और एक कंक्लूजन पे बिठाएंगे। लेकिन आप मौका तो दे। जी सर, इसका आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या है? कोरोना वायरस जो इतना फैटल है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल रिस्पांसिबिलिटी, मेरे हिसाब से आप क्या कहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको आंकड़े में समझा दूं, क्योंकि एक फियर साइकोसिस कोरोना वायरस के कारण हो गया जी है। हाँ, ये सबसे तो बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी फियर साइकोसिस है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो मैंने ऐसा सुना है, कहते हैं कि सर एड्स से भी खराब बीमारी है। अब आप देखिए कि सोशल स्टिग्मा एड्स का बहुत बड़ा था, उससे ज्यादा सोशल स्टिग्मा हो गया कि कोरोना से संक्रमित कोई बीमारी से निकल भी गया तो लोग उससे मिलना नहीं चाहते हैं। ये सोशल स्टिग्मा है। फियर साइकोसिस क्यों हुआ? मीडिया ने जागरूक करने के लिए दिखाया, लेकिन थोड़ा सा हाइपर हो गया इसका मामला, और लोग एकदम डर गए। तो इसको आंकड़े में कैसे समझिए कि अलग अलग देश के अलग अलग आंकड़े हैं। हमारे यहाँ लगभग आप देख रहे हैं कि 70 से 80% लोग जिनको इन्फेक्शन हुआ बिना लक्षण के निकल गए, मतलब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, वायरस का एंटीबॉडी बन गया और उनको आगे कोई दिक्कत नहीं हुई। 20 लोग जो बचे, उसमें अति गंभीर समस्या
उन्हीं को हुई जिनको या तो डायबिटीज की समस्या है, बीपी की समस्या है, कैंसर की बीमारी है, या उम्र ज्यादा हो, मतलब वृद्ध लोग हैं, 65 साल 70 साल से वृद्ध लोग हैं, उनकी कंडीशन सीरियस हुई। बाकी लोगों को क्या हुआ? सर्दी, खांसी, बुखार, सांस में थोड़ी तकलीफ हुई, रिकवरी हो गई। तो पहले आप तो ये समझिए, तो अगर इतनी आसान बीमारी है तो इतना हाई तौबा क्यों मचाया? क्वारंटीन की बात क्यों आई? इसलिए आई कि जो एक बार इन्फेक्टेड हुआ, इससे बीमारी दूसरे में न चली जाए, इसके लिए क्वारंटीन किया जाता है। अब लोग, दर्शक सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या होगा, क्वारंटीन में क्या होता होगा। इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। क्वारंटीन में ऐसा कोई हाई तौबा वाला मसला नहीं है। आपको अलग किया जाता है, बुखार होने पे बुखार की दवा दी जाती है, पानी की कमी होने पानी चढ़ाया जाता है, सिंपल सॉल्यूशन है। उसमें कोई अलग इलाज नहीं किया जाता। कुछ ही लोग हैं जिनको अति गंभीर समस्या होती है, तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, आईसीयू की जरूरत होती है, उनको आईसीयू में रखा जाता है। यही समझना है। तो अगर मेजॉरिटी ठीक हो जा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात। फियर साइकोसिस से नहीं निकालना है। फिर इलाज, 4 तरीके से इसके इलाज हो सकते हैं। एक, अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाए, जो कि अभी नहीं है। आने के बाद भी क्या वैक्सीन पूरी तरह कारगर होगा? बहुत दुविधाजनक स्थिति है, कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन आया, आप देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन चेंज कर लेता है, वैक्सीन नाकामयाब हो जाती है। दूसरा, एंटीवायरल थेरेपी, जैसे आपने सुना होगा एड्स का एंटीवायरल थेरेपी है, स्वाइन फ्लू का एंटीवायरल थेरेपी है, आ जाए, तो उसमें भी रिसर्च चल रहा है, अभी ट्रायल नहीं आया। प्लाज्मा थेरेपी, बीच में आपने सुना होगा तबलीगी जमात के कारण बहुत हाई तौबा मचा पूरे कंट्री में कि उन्होंने फैला दिया। तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन करा दिया कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट हो गया। बिल्कुल गलत फहमी। प्लाज्मा क्या है? ब्लड से निकला हुआ ही रेड ब्लड सेल हटा दीजिए तो प्लाज्मा है। और जो लोग अति गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित थे, उनके ब्लड में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी लेके प्लाज्मा के साथ आप चढ़ा देते हैं। लेकिन विदेशों में कई जगह स्टडी हुई, देखा गया प्लाज्मा थेरेपी सॉल्यूशन नहीं है। तब आती चौथी बात। चौथी बात क्या आती? हर्ड इम्यूनिटी। मतलब कंट्री का मेजॉरिटी इन्फेक्ट हो जाए, उसमें रिकवर हो जाए, और सब लोग इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग कर लें, इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब झुंड में सभी लोगों में इम्यूनिटी आ गई, ये सॉल्यूशन। तो ये जब तक नहीं होता तब तक हमें क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि एक्चुअल शब्द होना चाहिए था फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब शारीरिक दूरी, और जिसको हिंदी में आम लोगों को समझाने के मैं कहता हूं देह से दूरी, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब ना आए, ये है सोशल डिस्टेंसिंग। सही शब्द नहीं है। जैसे हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, हम सोशली कनेक्टेड हैं, लेकिन हम फिजिकली बहुत दूर हैं। इसकी जरूरत है हैंड वॉशिंग। मतलब कोरोना वायरस हाथ में लगेगा, कहीं भी कोई संक्रमित व्यक्ति आएगा, अगर आपके टेबल पे, डेस्क पे, कहीं पे इन्फेक्ट करके जाता है तो हाथ में वायरस लगेगा। तब तक ये शरीर के अंदर न जाएगा जब तक आंख, नाक या मुंह के एरिया को टच ना करें आप। तो बाहर से आए, हैंड वॉश करें। घर पे बाहर से जो आए तो मास्क अगर पहन के उसको डिस्कार्ड करें, कपड़े बदल लें, हो सके तो नहा लें। तो वापस आप आ गए उसी पे जो एंसेंट्रियल कल्चर था, कोरोना प्रणाम कर लीजिए, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, गले मिलने की आवश्यकता नहीं है, दूरी बना के रखिए। जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है साफ सफाई रखना, सुबह शाम नहाना, उसको कीजिए, इसी से बच सकते हैं। दूसरा मेरा जो अगला सवाल था उसका जवाब आपने पहले दे दिया कि क्या वैक्सीन इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तो एक आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस तो उसका स्ट्रेन हमेशा जैसे होस्ट बॉडी चेंज होगा वो चेंज करता रहेगा, और कोई एक वैक्सीन आने वाला म्यूटेशंस जो स्ट्रेन्स होंगे उसको कवर तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि वैक्सीन हो सकता है एक बिजनेस बन के रह जाए, समाधान न बने। ये आज एक बार नहीं बहुत बार हुआ कि जब भी कोई मेडिकल त्रासदी हुई तो कई कंपनी इसको व्यापार समझ के आ जाते हैं, और व्यापार होना मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा अपराध मेरे हिसाब से होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए मेडिकल साइंस में। तो वैक्सीन आ भी जाएगा तो जैसा आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये कितने म्यूटेशन निकालेगा, कितने स्ट्रेन चेंज करेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो एक वैक्सीन अगर कारगर हो भी गई तो फिर क्या करोगे? स्ट्रेन चेंज कर लेगा तो इसलिए तो अगले साल वो दूसरा रूप लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर और चीज है, जो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कोरोना से ज्यादा जो है वो कोरोना का फियर साइकोसिस ज्यादा है, क्योंकि लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, उसके चलते आदमी का कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है।
तो इस पे तो आपने एक बार बता भी दिया था, फिर आप इस पे बोलिए, which is more dangerous, कोरोना itself or the fear psychosis of कोरोना? फियर साइकोसिस इज मोर डेंजरस, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर सीडीसी का, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिका की जो बॉडी है, पूरे विश्व से उसके पास डाटा इकट्ठा होता है, आपको मालूम है इससे ज्यादा डेथ हर साल इन्फ्लुएंजा से हो जाता है, लेकिन अब लोग उसके आदी हो चुके हैं, इसलिए नहीं पता चला। कोरोना से जितने लोगों की मौत हो रही है, इंडिया का आंकड़ा अगर निकालेंगे ना, इससे ज्यादा लोग हर दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं, किडनी फेलियर से मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस दिन यूनाइटेड स्टेट्स का सीडीसी का वेबसाइट देख रहा था, तो लास्ट ईयर उनका इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से 6 लाख के ऊपर उन लोगों का मौत हुआ था इसी सीजन में। जो उनका ये सीजन रहता है नवंबर से मार्च तक के सीजन में, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उनमें 6 लाख से ज्यादा उन लोगों की डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो सब डेथ इतना कवर नहीं होता था। एक भी डेथ मीडिया में आ गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। उसके चलते क्या हो रहा है, पब्लिक को जो फियर साइकोसिस है वो ज्यादा, क्या अगला एक जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि इसको एक्चुअल देखिए, फिर मैं वही बात वहीं आ जाऊंगा कि हम लोग मेडिकल में जैसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग बात करते हैं न्यूज ब्रेकिंग, मतलब हम किसी भी दुखद समाचार को मेडिकल के हिसाब से कैसे लोगों को पब्लिक तक पहुंचाएं। अब इसकी अकल ब्यूरोक्रेट्स में नहीं होती है, इसकी अकल आईएएस ऑफिसर नेताओं में नहीं होती, मीडिया में नहीं होती, तो वो किस तरह से पहुंचाते हैं, उसका कितना बड़ा साइकोसिस होगा। क्या इसको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करा के हम नहीं पहुंचा सकते थे पब्लिक तक कि वायरस क्या होता है, कितनी डेथ और बीमारियों से होती है? इससे बचने के लिए, क्योंकि नया वायरस आया है, क्या तरीका अपना सकते हैं? आप सोशल डिस्टेंसिंग आपने कह दिया, जिसने आसाम में, बिहार में, बंगाल में इंग्लिश का एक शब्द नहीं सुना हो, सोशल डिस्टेंसिंग आपका समझ जाएगा। आप उसको सिंपली समझाते, देह से दूरी, शारीरिक दूरी रखो, अपना चेहरा ढको, मुंह ढको, नाक ढको, कॉमन लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल करते तो शायद ये अच्छी तरह से परकुलेट होता। रिजल्ट क्या हुआ? साइकोसिस में ज्यादा लोग आ गए और लोग बेइंतहा डरे हुए हैं कि अगला नंबर मेरा। तो जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसी जरूरत नहीं है। और ये मान लीजिए कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, इसमें हो सकता है 80% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं होगा। जी सर, ये भी सच्चाई हो सकती है। हाँ ये सच्चाई है सर। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे सवाल है, जैसे इंडिया ने या बाकी मैं इंडिया की बात ले रहा हूँ, इंडिया ने लॉकडाउन बहुत सही समय पे लिया, मैं सोचता हूँ सही तरीके से लिया। लेकिन क्या एक्सटेंडेड लॉकडाउन की जरूरत है इंडिया में? डॉक्टर सिद्धार्थ, यही देखिए खास बात होती है, जब एक डॉक्टर किसी मेडिकल सब्जेक्ट पे बात करता है तो बहुत साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल बातें होती हैं। ये फैक्ट है कि लॉकडाउन जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। सही समय पे हुआ, उस समय नहीं पता था सही समय है कि नहीं, लेकिन अब तो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली बिल्कुल सही समय पे लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन किस लिए किया जाता है, पहले ये समझना जरूरी है, तब हमें जवाब अपने आप मिल जाएगा कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन की आवश्यकता थी या नहीं थी। लॉकडाउन के 3 पर्पस होते हैं। नंबर 1, मिटिगेशन, मतलब अल्पीकरण। वायरस के संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा हो उसको आप धीमे कर दें। क्यों धीमे करना है? प्रिपेयर्डनेस, सेकेंड एम, मतलब तैयारी कर लें आप, अस्पताल आप तैयार कर लें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, खाद्य पदार्थ जहां खाने की सामान, वस्तु, चीजें जहां पहुंचानी है उसको तैयार कर लिया। रेलवे ट्रैक पे मालगाड़ी कैसे जाएगी, क्या होगा, सारा इंतजाम आपने तैयारी कर लिया 21 दिन में। और थर्ड, टेस्टिंग, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन में मैक्सिमम टेस्टिंग आप कर लेते। तो क्या कर सकते थे आप? 3P, पिक पैक एंड प्ले थियरी पे जा सकते थे। टेस्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि किस स्टेट में, किस जिले में सबसे ज्यादा केसेस आपके इन्फेक्टेड आ रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे थे। उन जिले को पैक कर दो और बाकी कंट्री को खोल दो, तभी ये होता। अदरवाइज एक्सटेंडेड लॉकडाउन क्यों सॉल्यूशन नहीं, मैं बताऊं। जब किसी बीमारी का इलाज बीमारी से ज्यादा घातक होने लगे तो इलाज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन का वही हुआ कि कोरोना से जितनी डेथ होती या होने वाली थी, एक्सटेंडेड लॉकडाउन से बाकी बीमारियों कारण डेथ बढ़ गई, जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट डिजीज,
साइकोसिस ज्यादा बढ़ी, जॉब बहुतों की चली गई, अर्थशास्त्री बता रहे हैं इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव आया, मजदूर का पलायन आपने देख लिया, इंडस्ट्री बंद हो गई। अब मजदूर जैसा सुनने में आ रहा है कि वापस आने को तैयार नहीं मेट्रो सिटी। अब तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कारखाने को शिफ्ट कीजिए छोटी जगह पे। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं होता है पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये वायरस को नहीं मारेगा, आपको अदर पर्पस के लिए लॉकडाउन करना होता है। वो पर्पस पूरा हो गया था, लॉकडाउन खोल देना चाहिए था। अच्छा, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पीपी किट को लेके। जैसे हमसे ज्यादा तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क सर्जरीज करते हैं, एज पेशेंट्स के ऊपर भी आपको सर्जरीज करना रहता है, तो वायरस और बैक्टीरिया जितना एक्सपोजर आप लोगों को मिलता होगा वो किसी दूसरे सर्जन को नहीं मिलता होगा। और मुझे लगता है कि आप लोग भी पीपी किट्स पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो इंडिया में जो पीपी किट्स बनाने का जो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को दिया गया है, या वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो थिकनेस यूज कर रहे हैं, मुझे जहां तक जानकारी मिली है उनका कोई डीआरडीओ से कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये क्या मतलब एक कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हुआ है, या कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी से कोई सुझाव लिया गया था कि इस तरह का पीपी किट बनाना है या नहीं बनाना है? डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर सिद्धार्थ, देखिए इंडिया में दुर्भाग्यवश ये है कि मेडिकल में जो एंड यूजर होता है, मतलब जिस डॉक्टर को इस्तेमाल करना है, उस लॉट ऑफ डॉक्टर से कभी फीडबैक नहीं लिया जाता है किसी भी चीज के लिए। चुनिंदा जो सरकार के करीबी बैठे डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने हो सकता है पिछले 20 साल में किसी मरीज को नहीं देखा हो, या आईएएस ऑफिसर, ये डिसाइड करते हैं क्या करना है। जब इसका रिकमेंडेशन पता था चाइना में ने कैसे कंट्रोल किया, तो वहां पे किस फैब्रिक का इस्तेमाल किया, सिलाई पे एंटीबैक्टीरियल सीलिंग टेप का इस्तेमाल किया, कौन से मास्क का इस्तेमाल किया, बिल्कुल नहीं हुआ है। जिसको जो मर्जी आया वो पीपी किट। कहां पहले ये हो रहा था पीपी किट की भारी कमी होने वाली है, आज देखिए कितने एमपी, कितने एमएलए जो पीपी किट का बिजनेस में लग गए बैकयार्ड से, और हॉस्पिटल पे प्रेशराइज करके सब स्टैंडर्ड पीपी किट अवेलेबल कराए। तो क्या हमारे पास ऐसी संस्था नहीं है, डीआरडीओ संस्था है, जो कि तय करती मानक कि हाँ ये पीपी किट अप्रूवल होके तब जाना चाहिए। सिर्फ सरकारी संस्थानों में नहीं, प्राइवेट में भी, क्योंकि ये मेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर नर्सेज की लाइफ का सवाल था। तो डीआरडीओ को तो सर, डीआरडीओ का तो कोई इंस्पेक्शन ही नहीं हो, प्राइवेट सेक्टर में तो डीआरडीओ को कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं करने दे रहा, खाली पॉलिटिकल, जैसा आपने बोला, पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन से हो रहा है। बिल्कुल फोर्स किया गया, इसको भी व्यापार बना दिया गया। तो जनता को अब ये समझना होगा कि देखिए, व्यापार स्वास्थ्य के सेवाओं में व्यापार जब होने लगता है तो आप समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य दांव पे लगा हुआ है, और ये दांव पे तब तक लगा हुआ रहेगा जब तक आप चुनाव के मुद्दे मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान ये बना के रखेंगे, तब तक यही होगा। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराइए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी होनी चाहिए, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक यही हालत रहेगी। तो एक नीड अगर सबकी है वो है हेल्थ नीड, तो हेल्थ नीड पे क्यों डिमांड नहीं होती है? क्यों ऐसा होता है कि जो मर्जी जिसको है डिसीजन लेके आपके ऊपर फोर्स कर रहा है? इस पे बहुत जरूरी है, इस पे काम होना चाहिए। सबसे आखिरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे पब्लिक को भी थोड़ा सा आराम मिले। क्या कोरोना के बाद लाइफ नॉर्मल होगा? मतलब जैसा 2018 का 31 दिसंबर था, क्या कभी वैसा 31 दिसंबर आने वाले सालों में कभी हम लोग को मिलेगा? अब देखिए, ये तो जिज्ञासाचार्य ही इसको कहें तो बेहतर होगा कि कैसा होगा, लेकिन डॉक्टर के नाते मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड एरा, मतलब कोरोना से निकलने के बाद जो काल आएगा, जो एरा आएगा, वो पहले जैसा नहीं होगा। बहुत सारे बदलाव आएंगे, व्यक्तिगत तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राष्ट्रीय तौर पे और वैश्विक तौर पे, संस्कार में, संस्कृति में, आपके सोचने के तरीके में, आपके रहने के तरीके में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अब सडनली लोग जानने लगे इम्यूनिटी कोई चीज होती है, इम्यून सिस्टम कोई सिस्टम होता है बॉडी में। उनसे मैं पूछता हूं कि जिस समय आप फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और मॉल में लाइन लगा के खाना खाते थे, क्या घर में खाना खत्म हो गया था? क्या शुद्ध भारतीय भोजन में कोई समस्या आ गई थी? दाल, चावल, रोटी
पनीर खाने में कोई दिक्कत थी? तो लेकिन एक सर पॉजिटिव जो निकल के आया है, जो हम लोग का भारतीय संस्कृति है और भारतीयता है, वो पूरे विश्व में उभर के आया है कोरोना वायरस के चलते। मुझे तो ये पॉजिटिव लगा। बिल्कुल। तो ये जो मैं बता रहा था, जो जहां-जहां चेंजेज होंगे वो एक पॉजिटिव चेंजेज होंगे, क्योंकि जीवन शैली संबंधित बीमारियां इतनी बढ़ गई थी और एक सिंगल स्ट्रैंडेड 120 एनएम का वायरस आके पूरे विश्व को हिला दिया, आपको समझा दिया कि ये औकात है आपकी। क्या समझा दिया कि जीवन शैली अगर ठीक नहीं रखेंगे, मतलब आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो कोरोना का काम आसान हो जाता है। तो अब फिट रहिए। फिट कैसे रह सकते हैं? जीवन शैली को ठीक करके। और जीवन शैली ठीक करने का कोई स्टैब्लिश फॉर्मूला क्या है? जो इंडियन कल्चर है, जो हमारा खाने पीने का तरीका है, साफ सफाई का तरीका है, उस कल्चर को आप फॉलो कीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जीवन शैली इतनी फिट होगी, आप फिट रहेंगे और आपको कोई बीमारी, चाहे कोरोना हो चाहे और कोई बीमारी, उससे ग्रसित नहीं होंगे। तो पोस्ट कोविड एरा बिल्कुल बदला हुआ एरा होगा। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, जो देखने पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम से निकाल के हम लोग को इतना अच्छा जानकारी दिया। हो सकता है आगे भी ऐसा जानकारी आपसे मिलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।